Vishal Bhojne from SS Malkapur and delivering you the lectures on the topic of 11th class units and measurement. Okay. In this lecture we are going to learn the applications of dimension analysis. देखो लास्ट लेक्चर में हम दो एप्लीकेशन पढ़े थे. पहला एप्लीकेशन क्या होता है? ओके, वेदर चेक वेदर द dimensions of or whether the quantity is dimensionally correct or not. सेकंड एप्लीकेशन क्या था? सेकंड एप्लीकेशन था टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर. अब तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम. थर्ड एप्लीकेशन क्या होता है? ओके, टू चेक द डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ओवर द अनदर फिजिकल क्वांटिटी. मतलब जैसे कि हमको एक क्वांटिटी दी गई है और उसका डिपेंडेंस निकालना है दो तीन क्वांटिटीज के ऊपर. मतलब जनरली इसमें डिराइव्ड क्वांटिटी दी होती है या फंडामेंटल क्वांटिटी या तो डिराइव्ड क्वांटिटीज दूसरी साइड में होती है और हमें उनका रिलेशन निकालना होता है कि रिलेशन क्या आएगा. अब ये रिलेशन पहचानने के लिए जिस तरह से अब ये एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन करूँ जब तक मैं एग्जांपल लूँगा नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं. ओके, हम देखेंगे फिर कि जिस तरह से कैलकुलेट द डिपेंडेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द डिपेंडेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स on the mass of the object which is tied to a string and held in a horizontal circle of radius r, and the tangential velocity of the object is v. So calculate the dependence of centripetal force on the mass, velocity and the radius of circular path. So let's say अब इसको हमें डिपेंडेंस निकालना है. फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोल रहे थे कि मास, वेलोसिटी और रेडियस. तो हमने बोला कि फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज़ टू पावर a, वेलोसिटी रेज़ टू पावर b एंड रेडियस रेज़ टू पावर c. क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो मास की कितने पावर से प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी की कितनी पावर से प्रोपोर्शनल है और रेडियस की कितनी पावर से प्रोपोर्शनल है. अब देखो इसे डायमेंशन एनालिसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं. वी नो दैट डायमेंशन एनालिसिस अगर ये इस हिसाब से करेक्ट है तो क्या हम बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू k इनटू m रेज़ टू पावर a, b रेज़ टू पावर b एंड r रेज़ टू पावर c. ये इतनी पावर से इस तरह से ये क्या है, इन तीनों से प्रोपोर्शनल है. अब हमें क्या करना है, अगर ये इक्वेशन अगर सही है, इसका मतलब क्या है, मास, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ. इन चीज़ों के ऊपर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS होनी चाहिए. इसलिए मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी पढ़ाई थी. ओके, पहले वो वाली प्रॉपर्टी हम सीखे थे. और डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स हमें पता है क्या होते हैं, m1 L1 T माइनस, ये है डायमेंशंस ऑफ फोर्स. के तो कांस्टेंट है तो उसके डायमेंशन तो आएंगे ही नहीं. कांस्टेंट डू नॉट हैव एनी डायमेंशन. मास के डायमेंशन m1, उसकी पावर कितनी है a. देन वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होता है, L1 माइनस 1. वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं. मीटर मतलब लेंथ और मीटर मतलब लेंथ की पावर 1 पर सेकंड मतलब टाइम की पावर 1, लेकिन डिनोमिनेटर में है ना करके माइनस. और उसकी पावर क्या है, रेडियस क्या में मेजर करते हैं, रेडियस इज नथिंग बट लेंथ. ये है लेंथ और रेडियस की पावर, लेंथ की पावर होती है 1 और यहाँ पर दिया है c. अगर हम इसको एक्सपांड करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो m raised to power 1 into a, okay, then L to power 1 into b, okay, t minus 1 into b minus b, L c into 1 c. अगर हम इनको एक कंबाइन करते तो हमें क्या मिलेगा, m की पावर a, L की पावर क्या मिलेंगी, यहाँ पे L. ओके, सारे कॉमन निकाल लो. L की पावर b प्लस c. ओके, और टाइम की पावर क्या दी गई है, माइनस b.
ये क्या है, ये डायमेंशंस m1 l1 t माइनस 2 के जैसे हैं। ओके, अब देखो, अगर हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ LHS मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, ये डिपेंडेंट फैक्टर के लिए जरूरी होता है। तो क्या हम बोलेंगे मास की पावर 1 है, मतलब a की, अगर हम ये दोनों को इक्वेट कर दें तो यहाँ पर मास की पावर 1 है और यहाँ पर a दिख रहा है, मतलब a की वैल्यू क्या होगी 1। सो क्या हम बोल सकते हैं फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ये डिपेंडेंट फैक्टर बताएंगे, और इसको इक्वेशन 2 बोल दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बोलेंगे, a इक्वल्स टू क्या दिख रहा है 1, ओके, b इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर -2 है और यहाँ पर क्या है -b है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर क्या है -b, इसका मतलब क्या मैं बोलूँ b बराबर 2 है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि -2 बराबर -b है, इसका मतलब b बराबर क्या है 2 है, तो मैं a बराबर 1 मिल गया, b बराबर 2 मिल गया। अब c की वैल्यू निकालो, देखो यहाँ पर b प्लस t की वैल्यू 1 है, क्या है b प्लस c की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है, और b की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाली 2 प्लस c बराबर क्या है 1 है, इसका मतलब c बराबर क्या आएगा 2 इधर माइनस, सो 1 माइनस 2 बराबर -1, क्या बोलूँ c की वैल्यू क्या मिल गई हमको -1 मिल गई। ओके, अब ये जो a b और c की वैल्यूज है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या मिलेगा हमें, देखो इक्वेशन 1 में क्या मिलेगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a है, तो a की जगह पर हम क्या डालेंगे 1, वेलोसिटी की पावर क्या है, वेलोसिटी की पावर क्या है b है, तो b की जगह क्या डालेंगे 2, रेडियस की पावर क्या है c है, और c की जगह पर क्या डालेंगे -1। तो क्या हमें इसको अगर मॉडिफाई कर दूँ तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम mv² अपॉन r इस तरह से बोल सकते हैं। ओके, क्या हमें इस इक्वेशन से ये बोल सकता हूँ कि फोर्स इज डायरेक्ट, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, it is also proportional to square of the velocity, tangential velocity of the object, and it is inversely proportional to the radius of the object or radius of the circular path in which object is performing circular motion। ओके, समझ में आ गया, यहाँ पे कोई डाउट है क्या? देखो इसको हम फर्दर सक्सेसफुल कर सकते हैं, जैसे अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटा के यहाँ पे अगर इक्वल टू साइन देता हूँ तो ये क्या आने वाला है, अगर मैं प्रोपोर्शन हटा के इक्वल टू दे दूँ तो f इक्वल्स टू प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू और एक कांस्टेंट k mv² अपॉन r, और जब हम इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें k की वैल्यू 1 मिल जाती है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाता है mv²/r, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²/r। समझ में आ गया? अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, ये था डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन। थैंक यू।